इमेजिन करो कि आप एक बिजनेस रन कर रहे हो। ये कोई अकेडमी हो सकता है, एक बुटीक या फिर एक रिटेल स्टोर या फिर कुछ भी। आपने सब कुछ प्लान कर लिया है, आपने प्राइसेस सेट कर लिए हैं, आपने लोन लिया है इस बिज़नेस को रन करने के लिए, अपने सारे एक्सपेंसेस कैलकुलेट कर लिए हैं। लेकिन तभी अचानक से आपके फ़ोन में एक नोटिफिकेशन पॉपअप होती है, द RBI हैज जस्ट इंक्रीज्ड नंबर बाई 0.25%। ये एक बहुत छोटी सी बात लगती है, राइट? लेकिन एक छोटी सी बात एक बहुत ही मैसिव डोमिनो इफेक्ट क्रिएट करती है, जो कि सीधे हमारी वॉलेट्स को हिट करता है। क्या आपने कभी सोचा है कि EMI कभी कभी सडनली इंक्रीज कैसे हो जाती है? लोन्स के जो रेट है वो अप डाउन किस प्रकार से होते हैं? इन्फ्लेशन किस प्रकार से होता है, किस प्रकार से महंगाई होती है एंड किस प्रकार से इस इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जाता है? सो इस सब को एक बहुत ही पावरफुल सिस्टम कंट्रोल करता है एंड दैट इज कॉल्ड RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। हम इसको देखते नहीं है, इसके साथ हम डायरेक्टली इंटरेक्ट नहीं करते, लेकिन ये क्वाइटली इन्फ्लुएंस करता है हमारे लोन्स को, सेविंग्स को, स्पेंडिंग पावर को। सो इस वीडियो में आज हम देखेंगे कि RBI एक्चुअली क्या करता है, ये किस प्रकार से इन्फ्लेशन और इंटरेस्ट रेट को कंट्रोल करता है, कैसे इसके द्वारा लिए गए डिसीजंस हमारी लाइफ को अफेक्ट करते हैं। देखो, RBI इज इंडिया सेंट्रल बैंक, यह इंडिया का केंद्रीय बैंक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। मतलब इसको आप ऐसे देखो कि ये बैंक्स का भी बैंक है। मतलब जो ये कमर्शियल बैंक्स है, लाइक जिनके साथ हम डायरेक्ट इंटरेक्ट भी कर सकते हैं, लाइक SBI, HDFC, ICICI, ये इन सब बैंक्स का भी एक बैंक है। RBI मैनेज करता है मनी सप्लाई को, इंटरेस्ट रेट को, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को, बैंकिंग सिस्टम को। यह एस्टेब्लिश हुआ था 1935 में, लेकिन आज ये इंडिया की फाइनेंशियल सिस्टम का एक बैकबोन है। इसका जो सबसे पहला कोर रोल है वो है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना। अब इन्फ्लेशन होती क्या है? इन्फ्लेशन का मतलब है समय के साथ साथ प्राइसेस का इंक्रीज होना। मतलब यहाँ पर जो हमारी गुड्स एंड सर्विसेज हैं, जब समय के साथ साथ इनका जो जनरल प्राइस लेवल है वो जब इंक्रीज होता चला जाता है तो इसको बोला जाता है इन्फ्लेशन। इसके बारे में हमने एक सेपरेट वीडियो में भी बात की थी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप इसको भी चेकआउट कर सकते हो। सो यदि इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा हो गया तो इससे जो मनी की वैल्यू है वो बहुत कम होती चली जाएगी। मनी अपनी वैल्यू को सबसे पहले लूज़ कर देता है इन्फ्लेशन के कारण। भी मान के चलो कि पहले अगर कोई चीज़ 10 रुपये में आती थी, अब उस चीज़ की कीमत बढ़कर अचानक से 20 रुपये हो गई, तो पहले जब उस वस्तु की वैल्यू 10 रुपये थी, अब 20 रुपये है, तो जो मनी की एक्चुअल वैल्यू थी वो अब खत्म हो चुकी है। जैसे कि पहले नूडल का पैकेट 10 रुपये का आता था, अब वो 15 रुपये का आता है, तो उसी सेम नूडल के पैकेट के लिए मेरे को 5 रुपये ज़्यादा खर्च करने पड़ रहे हैं। मतलब मेरी जो 10 रुपये की जो वैल्यू थी पहले, अब वो वैल्यू 10 रुपये के बराबर नहीं रह गई है, अब वो 15 रुपये की हो गई है। तो इस वजह से मनी की जो वैल्यू है वो लूज़ हो जाती है इन्फ्लेशन के कारण। कॉस्ट ऑफ लिविंग इंक्रीज हो जाती है, जैसे कि फूड है, फ्यूल है, क्लोथ है, एंटरटेनमेंट है। जब इन सब चीज़ों की भी कीमतें अचानक से बढ़ने लगेंगी तो हमारी जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है, जो हमारी बेसिक नीड्स है, इनकी भी कॉस्ट बढ़ने लगेंगी। इससे सेविंग्स वीक होती चली जाती है। अगर मैं आज 1 लाख रुपए सेव करके रख लूँ तो मैं 1 साल बाद उन 1 लाख रुपए से उतनी चीज़ें नहीं खरीद पाऊंगी जितनी कि मैं 1 लाख रुपए में आज खरीद सकती हूँ। तो इस प्रकार से इसके कारण जो सेविंग्स की जो वैल्यू है वो भी कम हो जाती है। 1 साल बाद मुझे इन सेम चीज़ों के लिए ज़्यादा पैसे खर्च करने पड़ेंगे। सो RBI क्या करता है? RBI इस इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने की कोशिशें करता है। अब ये किस प्रकार से किया जाता है? ये किया जाता है इंटरेस्ट रेट को कंट्रोल करके। और इंटरेस्ट रेट को कंट्रोल करने के लिए जिस मेन टूल का यूज़ किया जाता है उसको बोला जाता है रेपो रेट। सो रेपो रेट क्या होती है? वो रेट जिस रेट पर कमर्शियल बैंक RBI से पैसे उधार लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, SBI को नीड हुई 1 करोड़ रुपए की। सो ये 1 करोड़ रुपए SBI ने RBI से उधार ले लिए। RBI उस टाइम पर रेपो रेट चार्ज कर रहा था 6%। सो अब जो ये SBI है इसको इंटरेस्ट के तौर पर 6 लाख रुपए RBI को पे करने होंगे। सो इस रेट को बोला जाता है रेपो रेट। तो अब आप कह सकते हो कि जब ये सब कुछ अब बैंक्स के बीच में हो रहा है, भाई ये कमर्शियल बैंक एंड RBI के बीच की बात है, हमें इस सबसे क्या मतलब? लेकिन हमें मतलब है, क्योंकि हमारी पर्सनल लाइफ्स को भी अफेक्ट करता है। अब मान करके चलो कि RBI ने जो रेपो रेट थी वो इंक्रीज कर दी। मतलब जिस रेट पर जो SBI या कमर्शियल बैंक्स थे, जिस रेट पर वो RBI से पैसे को उधार ले रहे थे, उनका जो लोन है वो महंगा हो गया। पहले उन्हें कम इंटरेस्ट रेट पे करनी पड़ रही थी, अब उनकी जो इंटरेस्ट रेट है वो ज़्यादा हो गई। तो अब वो क्या करेंगे? अब इसका असर पड़ेगा हमारी जेब पर, क्योंकि अब जब हमें लोन की जरूरत पड़ेगी हम जाएंगे SBI के पास, हम SBI से लोन लेंगे, क्योंकि SBI को अपने ही लोन पर इंटरेस्ट ज़्यादा पे करना पड़ रहा है, तो हमारे लोन पर भी वो हमसे ज़्यादा इंटरेस्ट चार्ज करेगी। सो इससे लोन है वो महंगे हो जाते हैं, EMI इंक्रीज हो जाती है और लोग खर्चा कम करना शुरू कर देते हैं।
तो इससे जो इन्फ्लेशन है वो स्लो डाउन होता चला जाता है। तो आरबीआई ने बेसिकली इन्फ्लेशन को कम करने के लिए, इन्फ्लेशन पर कंट्रोल करने के लिए क्या किया, उसने रेपो रेट को इंक्रीज कर दिया। ठीक है, अब जब आरबीआई ने रेपो रेट को इंक्रीज किया तो इससे इन्फ्लेशन किस प्रकार से स्लो डाउन हुआ, इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। इमेजिन करो कि फेस्टिव सीजन चल रहा है, सभी के पास पैसे है, लोग काफ़ी पैसा खर्च कर रहे हैं, इकोनॉमी में इस वक्त काफ़ी ज़्यादा पैसा है, लोग क्रेजी अमाउंट में चीज़ें खरीद रहे हैं। सो एक पर्सन है जिसका नाम है राहुल। सो वो एक बहुत ही सक्सेसफुल गारमेंट स्टोर चलाता है। ठीक है, अब एक और पर्सन ले लेते हैं, उसका नाम है अंजलि। वो एक कॉलेज में प्रोफेसर है। अब वो खुद का एक घर खरीदना चाहती है। तो क्या हुआ, क्योंकि फेस्टिव सीजन है, लोग बहुत ज़्यादा खर्चा कर रहे हैं, तो इससे फ्यूल के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, क्लोथ्स के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, कंस्ट्रक्शन मटेरियल के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, हर चीज़ की कीमतें बढ़ रही हैं, क्योंकि इनकी डिमांड भी बहुत ज़्यादा है। अब जो डिमांड बढ़ रही है तो उनके जो प्राइसेस है वो हाई सेट कर दिए गए हैं। अब प्राइसेस जब बढ़ चुके हैं तो इसके कारण महंगाई बहुत ज़्यादा होती जा रही है, इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा होती जा रही है। तो आरबीआई ने क्या किया, आरबीआई ने इस इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए रेपो रेट को इंक्रीज कर दिया। अब इससे क्या होगा, देखो राहुल अपनी गारमेंट स्टोर को एक्सपेंड करने के बारे में सोच रहा था कि क्यों ना मैं अपनी इस गारमेंट स्टोर जो सक्सेसफुल चल ही रही है, क्यों ना मैं इसको एक्सपेंड कर लूँ। इसके लिए उसे नीड थी 10 लाख रुपए की। तब वो क्या करेगा, अब वो बैंक के पास गया, इंटरेस्ट रेट चार्ज करती है 9%। उसने कहा कि इतने में मैं 9% इंटरेस्ट रेट पर लोन लेकर अपनी दुकान को क्यों ना एक्सपेंड कर लूँ। लेकिन अब क्योंकि आरबीआई ने रेपो रेट को इंक्रीज कर दिया है, तो उसे बैंक जाके पता चलता है कि जो इंटरेस्ट रेट थी वो इंक्रीज होकर के 12% हो गई है। तो उसने मैथ्स कैलकुलेट की कि इससे उसे बिल्कुल भी प्रॉफिट नहीं होने वाला है, मतलब इसका जो प्रॉफिट मार्जिन रहने वाला है और जो इंटरेस्ट वो पे करने वाला है, इस सब में कोई डिफरेंस नहीं है। तो वो क्या करता है, वो अपने इस प्लान को कैंसिल कर देता है। इस प्लान को उसने ड्रॉप कर दिया और वो सोचता है मैं नेक्स्ट ईयर इसके बारे में देखूंगा। अब अंजलि है, अंजलि को अपना होम लोन लेना था, अपना घर खरीदना था, लेकिन क्योंकि जो इंटरेस्ट रेट है वो बढ़ चुकी है, इससे उसकी ईएमआई पर भी असर पड़ेगा, ईएमआई भी इंक्रीज हो जाएगी। तो अब वो सोचती है कि क्यों ना वो अपनी कुछ स्पेंडिंग को कम कर दे, लाइक वो वीकेंड्स पर बाहर रेस्टोरेंट्स में खाना खाना बंद कर दे, अपने वो कुछ कम ही कपड़े खरीदे, अपने जो वो लैपटॉप लेने के बारे में सोच रही थी वो उसे बाद में खरीदेगी। तो अपने वो बहुत सारे ऐसे एक्सपेंसेस को वो कम कर देती है। अब क्योंकि राहुल ने भी पैसा जो है लोन पर नहीं लिया था, तो इसकी वजह से वो भी अब कोई स्पेंडिंग नहीं करेगा। अगर वो लोन लेता 10 लाख रुपए का, तो उसको वो कुछ ना कुछ वो सामान खरीदता, रैक्स खरीदता, कुछ स्टाफ भी हायर करता, 2 पर्सन भी अगर वो हायर करता तो करता, एंड उसके जो क्लोथ सप्लायर्स है उनसे वो ज़्यादा कपड़े भी खरीदता, ज़्यादा से ज़्यादा अपनी शॉप में वो स्टॉक भी रखता। तो बेसिकली उसकी जो स्पेंडिंग है वो कम हुई, अंजलि की स्पेंडिंग कम हुई, क्योंकि अब उसे होम लोन पर ज़्यादा से ज़्यादा ईएमआई पे करनी है। तो इसका जो असर है हमारी स्पेंडिंग्स पर पड़ा। सो जो ओवरऑल डिमांड है गुड्स की वो बेसिकली ड्रॉप हो गई। तो इसका असर पड़ा बिजनेसेस पर। अब भाई बिजनेसेस ने सोचा कि क्लोथ्स की, फ्यूल की, ट्रांसपोर्टेशन की, एंटरटेनमेंट की, इन सब चीज़ों की इतनी ज़्यादा डिमांड नहीं हो रही है, लेकिन उन्हें चाहिए कि उनकी ज़्यादा से ज़्यादा वस्तुएं बिके। इसके लिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने उन वस्तुओं के प्राइसेस कम कर दिए ताकि उनकी सेल ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ जाए। अब जैसे ही प्राइसेस कम हुए, मतलब कि जो महंगाई है एक तरीके से उस पर कंट्रोल हो गया, क्योंकि अब वही आरबीआई चाहती थी। सो आरबीआई के जस्ट रेपो रेट इंक्रीज कर देने से महंगाई पर कंट्रोल हो गया। तो इस प्रकार से जो आरबीआई है वो रेपो रेट को इंक्रीज करके इन्फ्लेशन को कंट्रोल करती है। लेकिन वही यदि उन्हें ये लगता है कि इकोनॉमी में पैसा कम है, लोगों की जो स्पेंडिंग पावर है वो उतनी नहीं है, तो आरबीआई क्या करती है, वो रेपो रेट को डिक्रीज कर देती है, जिससे कि लोन सस्ते होते हैं, ईएमआई सस्ती होती चली जाती है, लोगों की जो स्पेंडिंग पावर है वो बढ़नी शुरू हो जाती है। तो इस प्रकार से आरबीआई इन्फ्लेशन को कंट्रोल करके रखती है, जिससे कि जो इकोनॉमी की ग्रोथ है वो सस्टेन रहती है। ये तो हो गया इन्फ्लेशन। अब बात करते हैं कि आरबीआई इकोनॉमी में मनी सप्लाई को किस प्रकार से कंट्रोल करती है। इसका मतलब है कि सिस्टम में कितनी मनी एग्जिस्ट करती है, ये भी कंट्रोल किया जाता है आरबीआई के द्वारा। तो अब ये मनी सप्लाई को किस प्रकार से कंट्रोल करता है। अब मान के चलो कि इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा पैसा है, तो इससे क्या होगा, मतलब खुद सोचो कि यदि आपके पास अचानक से बहुत सारा पैसा आ जाए तो आप क्या करोगे, आपकी जो स्पेंडिंग है वो बढ़ जाएंगी। आप ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से अच्छे आप क्लोथ्स खरीदोगे, अच्छे से अच्छे आप खाना खरीदोगे, अच्छे से अच्छे अब आप घूमने के लिए बहुत ज़्यादा जाओगे, एंटरटेनमेंट पर, अपनी लग्जरी पर आप बहुत ज़्यादा पैसा स्पेंड करोगे। तो ऐसे ही यदि सभी लोग ज़्यादा डिमांड करने लगे तो इससे महंगाई भी ज़्यादा होती चली जाएगी। फिर डिमांड ज़्यादा हो रही है, प्राइसेस ज़्यादा हाई हो जाएंगे, प्राइसेस हाई होंगे तो महंगाई हो जाएगी। लेकिन यदि इकोनॉमी में पैसा ही कम है तो लोगों की जो स्पेंडिंग है वो कम होगी, लेकिन इससे जो इकोनॉमी है वो भी स्लो डाउन होना शुरू हो जाती है। सो आरबीआई इस लिक्विडिटी को एडजस्ट करने के लिए कुछ टूल्स का यूज़ करती है ताकि जो हमारी जो इकोनॉमी है उसमें एक बैलेंस बना रहे। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पैसा होगा ये भी एक प्रॉब्लम की बात है, और अगर कम पैसा होगा तो इससे भी इकोनॉमी स्लो डाउन होगी। तो आरबीआई इस पैसे को, इस लिक्विडिटी को किस प्रकार से एडजस्ट करती है, इसको एडजस्ट करने के लिए मेन टूल्स का यूज़ किया जाता है, जिसमें से सबसे पहला टूल आता है CRR,
कैश रिजर्व रेशियो। सो कैश रिजर्व रेशियो का मतलब होता है कि बैंक्स के पास जितनी भी डिपॉजिट्स हैं उसका एक मिनिमम पोर्शन उन बैंक्स को आरबीआई के पास कैश के रूप में रखना होता है। मतलब अगर मान के चलो कि एक बैंक है, बैंक का नाम ले लेते हैं अपना बैंक। अब उस बैंक के पास टोटल जो डिपॉजिट्स के रूप में जो पैसा है वो है 100 करोड़, तो उसमें से एक मिनिमम पोर्शन उसको रखना पड़ेगा आरबीआई के पास कैश के रूप में। लेकिन ये जो मनी है आरबीआई के पास जो रहेगी, ये रहेगी बिल्कुल ब्लॉक। आरबीआई इस पर कोई इनको इंटरेस्ट नहीं देगी, कुछ इस पर चार्ज नहीं होगा, वो बस पैसा आरबीआई के पास रखा रहेगा। मतलब कि जो बैंक्स है वो इस पैसे को यूज़ नहीं कर सकती है, ना तो वो इस पैसे को किसी को उधार दे सकती है, ना ही वो इसको किसी भी प्रकार से इन्वेस्ट कर सकती है। अब इसकी जो CRR की जो करंट रेट है वो है 3% से 4% के अराउंड। मतलब कि अगर आपके पास 100 करोड़ रुपए है बैंक के पास, तो उस बैंक को 100 करोड़ में से 3 से 4 करोड़ रुपए आरबीआई के पास कैश के रूप में कैश रिजर्व के रूप में रखना ही होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि जब बैंक को इनसे कोई फायदा ही नहीं होना है तो वो आरबीआई के पास इतना बड़ा अमाउंट क्यों ही वो डिपॉजिट करके रखेगी। भाई इससे उन्हें कोई फ़ायदा तो होना नहीं है, बेसिकली अमाउंट एक ब्लॉक्ड अमाउंट पड़ा हुआ है, तो इससे जब उन्हें कोई फ़ायदा नहीं होना है तो उन्हें क्यों रखेगी। लेकिन ये एक आरबीआई का एक स्ट्रिक्ट रूल है, मतलब कि उन्हें रखना ही होगा, वरना उन पर एक बहुत ही हैवी पेनल्टी चार्ज की जाएगी। अब इससे उन्हें फ़ायदा क्या होता है, ये किस लिए होता है। मान लो कि कोई र्यूमर फैली या फिर कोई संकट आ गया, और संकट के कारण लोगों ने क्या किया, बहुत सारे हज़ारों लोग एक साथ बैंक पहुँच गए अपना पैसा निकलवाने के लिए। जब इतने सारे हज़ारों लोग एक साथ बैंक में पहुँच जाते हैं अपना पैसा निकलवाने के लिए, तो इसको बोला जाता है बैंक रन। तो अब जो बैंक है वो सारा पैसा तो ऑलरेडी लोन के रूप में बांट चुका है, तो वो कैश कहां से लेके आएगा। तो ऐसी इमरजेंसी की कंडीशन में आरबीआई के पास जो CRR के रूप में पैसा रखा हुआ है वही बैंक्स को डूबने से बचाता है। और जो कस्टमर्स है उनका जो भरोसा है वो बैंक्स के ऊपर बना रहता है। भाई आम जनता बैंक्स पर सबसे ज़्यादा भरोसा ही इसलिए करती है क्योंकि उन्हें पता है कि कितना भी पैसा, हमारा जो पैसा है वो लोन के रूप में बांट दें, लेकिन इसके ऊपर आरबीआई बैठा हुआ है जिसके साथ हमारा पैसा बिल्कुल सेफ है। सो CRR एक सिक्योरिटी डिपॉजिट है जो कि मेक श्योर करता है कि आपका जो आम जनता का जो पैसा है वो बैंक्स के पास बिल्कुल सेफ है, क्योंकि इसका एक पार्ट सेंट्रल बैंक के पास सिक्योरिटी के रूप में रखा हुआ है। नेक्स्ट टूल है SLR, स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। इसका मतलब है कि बैंक्स को टोटल डिपॉजिट्स का एक मिनिमम पोर्शन खुद के अपने पास रखना होता है, खुद के अपने बैंक में। इस पोर्शन में से वो किसी को भी लोन के रूप में पैसे को नहीं उधार पे दे सकते हैं। अब ये जो रिजर्व है इसको या तो बैंक चाहे तो वो बिल्कुल वो कैश के रूप में रख सकते हैं, या फिर उन्हें वो बिल्कुल लिक्विड एसेट के रूप में रखना होगा। लिक्विड एसेट मतलब बहुत ही हाईली लिक्विड एसेट होनी चाहिए जिनको आप इजीली कैश में कन्वर्ट कर सकते हो। तो इन्हें आप गोल्ड के रूप में रखा जा सकता है, या फिर इन्हें अप्रूव्ड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के रूप में रख सकते हैं। इसकी जो करंट रेट है वो है 18%। मतलब कि अगर बैंक के पास टोटल डिपॉजिट्स है 100 करोड़, तो उसको 18 करोड़ रुपए खुद के अपने बैंक में हाईली लिक्विड एसेट के रूप में रखने ही होंगे। इसका जो पर्पस है वो भी बैंक्स की सॉल्वेंसी को इंश्योर करना ही होता है। तो इस प्रकार से आरबीआई इकोनॉमी में मनी सप्लाई को कंट्रोल करता है।